सो वेलकम टू रॉयल किंग्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जिसने भी चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा वो सबसे पहले जाके चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिए, क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं होगा सेकेंड चैप्टर आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चैप्टर का जो नाम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो भारत में राष्ट्रवाद। तो फर्स्ट चैप्टर था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश के लिए मर मिटने की भावना, ठीक है, जिसको हम इसका मीनिंग है राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। वैसे बहुत इजी समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पहला विश्व युद्ध। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका कब से कब तक हुआ है? 1914 टू 1918, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। ये किस किस के मतलब किन किन के बीच हुआ था? अगर हम बात करें दो ग्रुप्स थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जिनके बीच ही क्या हुआ था? आपका युद्ध हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 टू 1918 ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। क्या हुआ था भाई? जब विश्व युद्ध चल रहा था तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या हो रही थी? चेंजेस हो रहे थे। सिंपल सी बात है, अगर कहीं लड़ाई भी हो रही होती है तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है? डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो वही चीज थी वर्ल्ड लेवल पर भी। तो भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। सबसे पहली चीज ये थी कि भारत के सामने ऑप्शंस थे दो कि वो किसके पास जाए, क्योंकि दो गुट उस टाइम पे क्या हुए थे? विश्व में क्रिएट हो रखे थे। अगर बात करें कि चलिए जैसे ये आपका क्या है भाई? वर्ल्ड है, तो ये उस टाइम पे दो पार्ट्स में डिवाइड था और किसी दो ग्रुप्स में भारत को क्या हुआ था कि आप या तो इसमें आओ या तो आप इसमें आओ। दो ऑप्शंस थे भारत के पास। तो उस टाइम पीरियड में भारत ने क्या करा? अपना खुद का अलग राष्ट्र बनाया, जिसको बोलते हैं गुटनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी। तो देखते हैं। तो सबसे पहला था रक्षा खर्च में वृद्धि। युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई, ठीक है भाई। जिस टाइम युद्ध चल रहा था उस टाइम पीरियड में महंगाई क्या हो गई थी? बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था भाई? सेना चाहिए लड़ने के लिए, सिंपल सी बात है, बिना सेना के तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? जबरदस्ती लोगों को किसके अंदर डाला जा रहा था? सेना के अंदर, ठीक। 1918, 1919 और 1920 के दौरान, ठीक है, टाइम पीरियड बता रखा है, भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई। उस टाइम पीरियड में फसल भी खराब हो गई, ठीक है। तो युद्ध खत्म होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। युद्ध आपका कब तक हुआ है? 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन इसके बाद फसल खराब हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो चीजें हैं वो क्या होती चली गई? आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। तो वहां की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा क्या थी? परेशान थी। अब हम बात करेंगे सत्याग्रह। तो सबसे पहला है आपका सत्याग्रह का विचार। अगर हम बात करेंगे कि ये जो विचार है वो दिया किसने, तो ये दिया है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या कर रहे थे? लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। वहां भी इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है? लोग रंग भेद की नीति है वहां पर। मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया के अंदर जाति को लेके मतभेद है, वैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या है? गोरे और काले को लेके बहुत ज्यादा मतभेद है। तो उन्होंने देखा कि भाई चल क्या रहा है वर्ल्ड लेवल पर, मतलब भाई इंसान तो सभी है ना। दक्षिण अफ्रीका के अंदर इन्होंने चीजें देखी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भारत के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो अगर हम सत्याग्रह की बात करें, इसका मतलब होता है सत्य की राह पे चलना। अगर आप बिल्कुल क्या हो? सत्य बोल रहे हो तो आपको बल की जरूरत नहीं है। आप अपने सच से ही क्या कर सकते हो? जंग को जीत सकते हो, ठीक है। तो यही होने वाला है। सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासक से लड़ने का एक नया तरीका था। भाई किस तरीके से लड़ोगे आप? आपके ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर रखा है? कब्जा। तो आप किस तरीके से लड़ोगे? तो एक नया वर्ड आया सत्याग्रह, कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो? लड़ सकते हो। ये अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक और गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। मतलब गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे कि शांति तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रखो और क्या करो? अपनी बात को एक्सप्लेन करो अच्छी तरीके से।
आप बल का यूज कर कर चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये कहना किसका था? महात्मा गांधी जी का। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना, एक्सेप्ट करो किसको? सच्चाई को। यह एक नैतिक चेतना है कि निष्कर्ष प्रतिरोध। महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौट आए। गांधी जी ने बिहार के चंपारण, इन्होंने बहुत जगहों पे क्या किए थे? आंदोलन। चंपारण के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है, खेड़ा के अंदर बहुत सारे आंदोलन करे इन्होंने। और यहाँ से मैप भी आता है आपका। गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में 1916 के अंदर क्या करा था? आंदोलन चलाया था। गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 में, और अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिक जो 1918 के बीच सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने किए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका वो है रॉलेट क्या है यार? रॉलेट एक्ट, नहीं, रॉलेट। तो जो आपका टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट, जो आपका अप्रूव हुआ है 1919 के। तो इसके अंदर था क्या? जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज क्या करते थे? देश की जनता के ऊपर एक तरीके से अपनी मनमानी चलाते थे। अपने जितने भी कानून थे वो अपने हिसाब से बनाए हुए थे इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई ब्रिटिश है और उसको किसी भारतीय जनता पे क्या है? डाउट है कि भाई तुमने कुछ गलत किया है, तो वो क्या करेगा? बिना मुकदमा चलाए, बिना उससे सफाई लिए क्या करेगा? उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देगा। तो उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तो इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमे चलाए जेल में रखने का क्या था? अधिकार मिल गया था। ठीक है, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम बात करें पंजाब के अंदर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग क्या हो रहा है आज? हाँ, तो हम बात कर रहे थे रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था? जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर रखा था? एक तरीके से जितनी भी पावर थी, रूल रेगुलेशन थे, वो सारे अपने अंडर कर रखे थे। तो इन्होंने क्या कर रखा था? जितने भी रूल रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग ये जनता के ऊपर क्या करते थे? शोषण करते थे। जैसे कि मान के चलो इनको किसी के ऊपर डाउट है कि किसी ने कुछ गलत काम किया है, तो ये क्या करते थे? बिना परमिशन, बिना उसको सफाई पेश किए 2 साल के लिए कहाँ डाल देते थे? जेल में डाल देते थे। तो वही इसके अंदर इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमे चलाए जेल में डालने का क्या था? अधिकार मिल गया था। ठीक है, देन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर था क्या? भाई जो जनता थी वो बेकाबू हो रखी थी उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? जनता के ऊपर वो क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे उनका। तो पंजाब के अंदर क्या था? उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। मार्शल लॉ होता क्या है कि अगर कहीं भी तुम्हें 4 बंदे खड़े हुए मिले और वो किसी भी बात में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कौन है? देशद्रोही, तो उनको सीधा गोली मार दो। तो ये लॉ अप्रूव था बेसिकली पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर मेला लगा हुआ था, तो वहां कुछ लोग आए हुए थे और उनको नहीं पता था क्या मार्शल लॉ है। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश के कौन थे? एक तरीके से जनरल डायर थे, जिन्होंने क्या करा था? जो ग्रुप्स था उनका, मतलब जो मेले के अंदर आए हुए थे, उनके ऊपर लाखों में गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो इसको पढ़ लेते एक बार। अगर हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई, मतलब इकट्ठा हुई। जनरल डायर, ठीक है, हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मतलब मैदान को चारों तरफ से घेर लिया कि ताकि पब्लिक बाहर ना निकल पाए, और वहां पर गोलियों की बरसात कर दी। खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़ताल होने लग गई। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लग गए। सरकार ने इसका जवाब क्रूरता के साथ दिया, लाठीचार्ज वगैरह ये सारी चीजें अप्रूव कर दी जनता के ऊपर। तो माहौल बहुत ज्यादा क्या हो चुका था? खराब हो चुका था। देन आ जाएगा खिलाफत आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि आप स्वराज तभी ले सकते हो जब देश के अंदर रहने वाला एक एक नागरिक एक ग्रुप में आ जाए। और पहले से ही देश के अंदर क्या था? हिंदू और मुस्लिम को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही थी, कॉम्प्लिकेशन चल रही थी बहुत ज्यादा। तो इसलिए उनको क्या था कि पहले हम सब एक हो जाने चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने
असहयोग आंदोलन हम लोग मतलब हिंदुओं का ग्रुप जो था वो असहयोग का था, खिलाफत का जो था वो कौन था, मुस्लिम लीग इसमें आ चुके थे, दोनों ही एक बराबर आ गए। इन्होंने क्या करा था, स्वराज की मांग की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दो भाई कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बोर्मो में खिलाफत समिति का गठन किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन स्वराज के लिए असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए थे, बिल्कुल रेडी थे आंदोलन के लिए। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई और 1921 में जो आंदोलन था वो शुरू हो गया था, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कौन कौन सी थी वो हमें बात करनी है। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में क्या हो गया, शुरू हो गया। दिसंबर में क्या हुई थी, सहमति हुई थी कि ठीक है भाई हम सब क्या कर रहे हैं, आंदोलन चलाएंगे, और 1921 में अप्रूव भी हो गया कि ठीक है भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हुआ था शहरों में और गांव में। ठीक है, तो दो जगह इसका जो असर था वो अलग अलग पड़ा था। जैसे अगर हम बात करें असहयोग का मतलब क्या होता है कि अपना सहयोग वापस ले लेना। ठीक है, तो आप बेसिकली मतलब गांधी जी का कहना ये था कि अंग्रेज जो है वो इतना फल फूल क्यों रहे हैं, वो इस वजह से फल फूल रहे हैं क्योंकि हम लोग उनका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कोई मिल खोली तो वहां मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं इजली, स्कूल खोले तो टीचर्स है उसमें, वकील कहाँ है, सब इंडियंस है मतलब, तो आप क्या करो, अपना सहयोग वापस ले लो। तो वही हम शहरों के अंदर देखेंगे किस तरीके से इन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, मिडल वर्ग से मतलब विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, शिक्षकों ने अपनी नौकरी, वकीलों ने मुकदमा लड़ने का बहिष्कार किया और आंदोलन में शामिल हो गए। सब लोगों ने क्या करा, वो जिस व्यवसाय से जुड़े थे सब छोड़ दिया। प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार, मतलब ये था कि जो चीजें बाहर से आ रही थी इंडिया के अंदर वो सब क्या कर दी, यूज करना ही छोड़ दिया। शराब की दुकान के सामने प्रदर्शन करने लग गए थे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से अंग्रेजों को सपोर्ट करना छोड़ दिया हर तरीके से। अगर हम कपड़ों की बात करें तो क्या करते थे, सिर्फ खाकी रंग का कपड़ा पहनते थे जो भारत के अंदर बनता था। जो भी चीजें बाहर से आ रही थी उसको क्या कर दिया उन्होंने, मना कर दिया, नहीं पहनेंगे, जिससे क्या हो जाता था, भारी कीमतों में गिरावट आई। भाई जो चीज, एक सिंपल सी बात है ना भाई, बिजनेसमैन है, उन्होंने पैसा लगा के बाहर से क्या मंगाया, सामान मंगाया इंडिया के अंदर। अब भाई इंडिया वाले उसको नहीं खरीद रहे तो वो क्या करेंगे, जो ग्राफ पहले अप था वो बिल्कुल डाउन हो गया, उनको नुकसान हो गया अंग्रेजों को, तो वो और ज्यादा भड़क गए कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कहाँ चल रही थी, शहरों में चल रही थी। तो हम बात करने वाले हैं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ग्रामीण का मतलब क्या होता है, गांव। ठीक है, विद्रोह का मतलब क्या होता है, अपनी बात सामने वाले से मनवाना। अब वो चाहे आप कैसे भी मनवा सकते हो, शांति तरीके से या शांति फैलाकर। ठीक है, तो जिससे आता है क्या है, उससे आता है बदलाव। तो ये भी आ रहा था ग्रामीण इलाकों में। तो किसान आदिवासी, किसान और आदिवासियों का संघर्ष धीरे धीरे हिंसक हो गया। अभी तक ये चीजें कैसी चल रही थी, शांति तरीके से चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो गया, हिंसक हो गया। ठीक है, अवध में किसान क्या हुआ, अवध में किसान आंदोलन हुआ। किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाबा रामचंद्र ने जमींदार तालुकदारों के खिलाफ किया था। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का आंदोलन, आंध्र प्रदेश के गुडेन पहाड़ियों में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में उग्र गुरीला आंदोलन फैल गया। उग्र का मतलब क्या होता है, जो आंदोलन बहुत स्पीड में फैलते हैं एक तरीके से। ठीक है, विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया। राजू को 1924 में क्या कर लिया, पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये कौन सा आंदोलन था, हिंसक आंदोलन था। फिर है बागानों में स्वराज। बागान का मतलब आपको पता है, बागान का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी भूमि पर एक ही तरीके की क्या करते हैं हम, एक ही तरीके की फसल उगाना। ठीक है, एक ही तरीके की फसल उगाना, उसको हम क्या बोलते हैं, बागान बोलते हैं। ठीक, स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है आपका खुद का राइट हो उस पे। तो यही चीज थी कि अंग्रेज क्या करते थे, बड़े बड़े बागानों पे इन्वेस्टमेंट करते थे। अब उसके अंदर काम कौन करेगा, काम करेंगे इंडियंस। ठीक है,
तो उन इंडियंस को जो मजदूर थे कहाँ बागानों के अंदर, उनको ना आने जाने की क्या थी, आजादी थी, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो भाई उन लोगों को क्या चाहिए, बागानों से आजादी चाहिए। तो बागान क्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ है चार दीवारी से बाहर स्वतंत्र रूप से आवाजाही, कि वो क्या उन चार दीवारियों से बाहर आ जा सके अपनी मर्जी से। उन्होंने 1859 के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन अधिनियम का विरोध किया, जिसमें उन्हें बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने से रोका जाता था। ठीक है, अधिनियम था कि उनको क्या कर सकते, उनको रोका जाता था कि तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको कुछ करना है, कहीं जाना है, तो किससे पूछेंगे, वो अंग्रेजों से पूछेंगे। अगर अंग्रेजों ने बोल दिया भाई ठीक है तुम जा सकते हो, तो वो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो ऐसी लाइफ भी चाहिए क्या किसी को, पॉसिबल ही नहीं है। प्रत्येक समूह ने स्वराज शब्द की व्याख्या अपने अपने तरीके से की। ठीक है भाई, हमारे लिए मतलब अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि ब्रिटिशों से हमें क्या करनी है, अपनी सत्ता वापस लेनी है। उनके लिए स्वराज का मतलब अलग। यहाँ पर जो अंग्रेज मजदूर थे, जो अंग्रेजों के अंदर काम कर रहे थे, उनका स्वराज का मतलब क्या था, बागानों से आजादी। तो सभी का मतलब क्या था, स्वराज से अलग अलग, सब अपने तरीके से उस शब्द का मतलब निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसका ये पार्ट 1 है आपका, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो ये यही हम इसको क्या करते हैं, विराम देते हैं। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज जरूर बताइए। कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, तो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे इसका पार्ट 2 के साथ।